हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा यूपीएससी 2021 के लिए। ये क्वेश्चन करंट और स्टैटिक दोनों के होंगे, लेकिन करंट ज़्यादा रहेगा। तो इसमें 100 सेट्स आएंगे और एक सेट में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 1000 एमसीक्यूज। 2 वीडियो डेली आएंगे, एक सुबह आएगा लगभग 11 बजे और एक शाम को आएगा 8 बजे। राइट, टाइम फिक्स है शाम वाले वीडियो का 8 बजे डेली, और सुबह वाले का भी फिक्स है 11 बजे। तो 2 वीडियो होंगे और 50 दिन में हम ये पूरी सीरीज खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 एमसीक्यूज, ये है सेट नंबर 1। ये सीरीज बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब जो स्क्रीन में लिखी हुई लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी में, तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं उसको फॉलो कर पाएंगे। पहला सवाल एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। इनमें आपको सही मैच बताना है। राइट, लेफ्ट में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है और राइट में आपको रिवर दी हुई है, यानी वो नदी जो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर निकलती है या वहां पे बहती है। सबसे पहले है बली मेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही और पखुई। यहाँ पे नदियां हैं सिलेरू, कैन और ब्राह्मणी। तो कौन सा इनमें सही मैच किया हुआ है ये आपको बताना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताऊं आप वीडियो को वहीं रोकिए, पहले खुद अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट करना है। बली मेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछिए। बली मेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है और ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और यहाँ पे बली मेला रिजर्वॉयर है। इनफैक्ट नदी सिलेरू बिल्कुल यहीं से निकलती है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और रिवर सिलेरू जो है ये गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है, ऑप्शन ए। उसके बाद नौरादेही। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में आई। राइट, जैसे बली मेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों आई थी, क्योंकि ये मलकानगिरी में है, नक्सल अफेक्टेड एरिया है। राइट, तो वहां पे एक स्कीम चलाई थी ओडिशा की सरकार ने और मोबाइल कनेक्टिविटी दिया था इस एरिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता री इंट्रोडक्शन की बात चल रही है और ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की इनफैक्ट सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। यहाँ पे जो है कैन नदी बहती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एकदम ठीक है। पखुई, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में है, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे पक्के टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे कामेंग रिवर फ्लो करती है, कामेंग, और कामेंग रिवर को हम भराली रिवर भी बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये इसमें गलत है, थर्ड ऑप्शन, ब्राह्मणी नदी यहाँ फ्लो नहीं करती। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 ठीक है, यानी ऑप्शन सी। वैसे जो केन रिवर है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है और केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर भी गुजरती है, और पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। राइट, तो याद रखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी अभी अभी न्यूज में था, क्योंकि ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है इंडिया का। इंडिया में ऑलरेडी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से ये 12वां बना है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जगह मिली है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। खरई नाम के ऊंट भारत में पाए जाते हैं, ये ब्रीड ऐसी है जो इंडिया में मिलती है, खरई कैमल। ये न्यूज में आई थी। राइट, खरई कैमल ब्रीड, तो इनके बारे में क्या ठीक है। खरई कैमल जो है ये गुजरात के भुज एरिया में मिलते हैं। राइट, भारत में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, गुजरात के भुज एरिया में मिलते हैं ये। उसके बाद ये जो कैमल हैं इनका ये स्विम कर सकते हैं, ये ऐसे कैमल है जो तैर सकते हैं पानी में, और इनका जो मेन भोजन है वो है मैंग्रोव्स। तो कौन सा ठीक है इनमें से, तो याद रखिए ये दोनों ही जो ऑप्शन है ये ठीक है। तो आंसर है बोथ। खरई कैमल गुजरात में मिलते हैं भुज एरिया में, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, और ये स्विम भी कर सकते हैं और इनका प्राइमरी फूड मैंग्रोव्स है। ये कैमल काफी खतरे में है, या ये कहिए कि इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, तो काफी न्यूज में थे ये। और ये जो कैमल होते हैं ये सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भुज कच्छ का एरिया है वहां पे काफी एक्सट्रीम कंडीशंस रहते हैं और सैलिनिटी भी ज्यादा रहती है, तो ये उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ वगैरह है उसमें तैर के भी चले जाते हैं और मैंग्रोव्स को खाते हैं, और कई बार मैंग्रोव्स की खोज में काफी ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं। तो इसका आंसर है दोनों ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल जो है एनसीईआरटी से है, अगेन एनवायरमेंट इकोलॉजी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बायोडायवर्सिटी को कम करती है, जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी उसको कम करती है, कौन सी ऐसी चीज है इनमें से। सबसे पहला, अगर ट्रॉफिक लेवल्स हाईली डाइवर्स हो, सिम्बायोसिस,
सिम्बायोसिस क्या होता है? जो दो एनिमल्स एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचाते हैं उसे सिम्बायोसिस बोलते हैं। या एक्सोटिक स्पीशीज जब रीइंट्रोड्यूस कहीं पे हो जाएं, एक्सोटिक स्पीशीज या फॉरेन इन्वेजिव स्पीशीज और एक्सट्रीम एनवायरमेंट, तो इनमें से बायोडाइवर्सिटी को कम क्या करेगा? तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम एनवायरमेंट। देखो एक्सट्रीम एनवायरमेंट जो होता है इसमें बायोडाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि हर कोई इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इवन चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, जो वर्ड हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, लेकिन थियोरी चार्ल्स डार्विन की थी। तो उसमें ऑब्वियसली सारे स्पीशीज अगर कहीं पे बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ खत्म हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, राइट। तो 4 तो है। अब इसी से आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, तो एक ऑप्शन है 3 और 4 और एक है 4, यानी फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी गलत है। सिम्बायोसिस में तो स्पीशीज को फायदा होता है दोनों को, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है उसमें, कम नहीं होती, तो 2 गलत है। हाईली डाइवर्स ट्रॉफिक लेवल, अगेन ये प्रोमोट करता है बायोडाइवर्सिटी को। हाईली डाइवर्स ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? मान लो पेड़ है, किसी लेवल पे पेड़ है और पेड़ प्रोड्यूसर होते हैं, तो हम इनको सबसे नीचे रखते हैं। तो आपने पेड़ रख दिया, पेड़ बहुत तरह के हैं, और अगर पेड़ बहुत तरह के हैं तो उन पे फिर एनिमल भी बहुत तरह के आके बैठेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी तो प्रमोट होगी उससे। जितना ट्रॉफिक लेवल जितना डाइवर्स होगा उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो ए ऑप्शन भी गलत है। एक्सोटिक स्पीशी, देखो एक्सोटिक स्पीशी जो होते हैं, फॉरेन इन्वेजिव स्पीशी होते हैं, ये आप कहीं इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहां की जो नेटिव फ्लोरा और फोना है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये डेफिनेटली इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होती है। तो 3 और 4 आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल जो है वो भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। एक ट्राइब्स हैं यानोमामी ट्राइब्स, ये न्यूज में काफी आए थे। यानोमामी ट्राइब्स ये कहां पे रहते हैं? ठीक है, कहां के हैं ये ट्राइब्स? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साहेल रीजन, जो अफ्रीका का साहेल रीजन है, और सेंट्रल अमेरिका। तो इनमें से कहां पे आपको मिलेंगे यानोमामी ट्राइब? तो याद रखिए ये ट्राइब जो रहते हैं ये साउथ अमेरिका में रहते हैं। और ये न्यूज में क्यों आए थे? ये न्यूज में इसलिए आए थे, इसके पीछे कहानी है। एक्चुअली ब्राजील, कोलंबिया, ये सारे जो देश हैं यहाँ पे मिलते हैं ये ट्राइब्स। वेनेजुएला में काफी मिलते हैं ये ट्राइब्स। साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज में मिलते हैं, राइट। मेनली वेनेजुएला में मिलते हैं और ब्राजील में मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड माइंस है यहाँ पे। और इलीगल गोल्ड माइनिंग की वजह से क्या होता है, जो भी स्मगलिंग करते हैं लोग वो इनको हार्म करते हैं। तो जितना ज्यादा गोल्ड एक्सप्लोर होगा वहां पे, जितना ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होगा, उतने ज्यादा यानोमामी ट्राइब जो है वो खतरे में रहते हैं। इसलिए इंडिया से रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर है, तो इंडिया से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप गोल्ड उतना मत खरीदिए, क्योंकि इसको ब्लड गोल्ड कहा गया। ब्लड गोल्ड मतलब इस गोल्ड को निकालने के लिए वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको मार देते हैं, जो इलीगल स्मगलर्स हैं। तो इसलिए ये ट्राइब जो है न्यूज में था, साउथ अमेरिका का ट्राइब है। लैंड डिग्रेडेशन के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इंडिया का टारगेट यह है कि 2030 तक 21 MHA डिग्रेडेड लैंड को रेस्टोर कर लिया जाए। यानी ये वो जमीन है जो डिग्रेड हो चुकी है, लेकिन इंडिया इसको पुनर्जीवित करना चाहता है, इसको रेस्टोर करना चाहता है। ये इंडिया का टारगेट है। दूसरा, डेजर्टिफिकेशन उसे बोलते हैं जब हमारे जो डेजर्ट्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे डेजर्ट हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हैं, हॉट डेजर्ट भी हैं, तो जब वो एक्सपैंड होते हैं तो उसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। तीसरा, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना 2030 तक, ये हमारे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी है। तो इनमें से क्या ठीक है देखते हैं। देखो इंडिया का टारगेट है कि 21 से 26 MHA, 21 से 26 MHA जो डिग्रेडेड लैंड है, मिलियन हेक्टेयर, राइट, 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है उसे रेस्टोर कर लिया जाए 2030 तक। सिर्फ 21 नहीं है, रेंज है एक्चुअली 21 से 26, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, राइट। और ये टारगेट इंडिया ने कब दिया था? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, इसकी बैठक हुई थी इंडिया में 2019 में, जो नोएडा में हुई थी। उसमें इंडिया ने ये अपना टारगेट दिया था कि हम 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जो डिग्रेडेड है उसको रेस्टोर कर लेंगे 2030 तक। तो ऑप्शन ए गलत है। डेजर्टिफिकेशन इसे नहीं बोलते कि हमारे जो डेजर्ट्स हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, नहीं, इसे डेजर्टिफिकेशन नहीं बोलते। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो एरिड जमीन है या सेमी एरिड, यानी कि या तो रेतीय है पूरी तरह से, मरुस्थली जमीन है, या सेमी एरिड है, थोड़ी सी मरुस्थली है, एरिड, सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड जो एरियाज हैं उनमें लैंड डिग्रेड होगा, जमीन जो है उसकी क्वालिटी खत्म होगी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण या दूसरे कारणों से लैंड एरिया पूरी तरह से खराब होगा, तो उसे बोला जाता है
डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है। तीसरा, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना 2030 तक, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक टारगेट है। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। यस, उसमें वन ऑफ द टारगेट्स ये है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि 3 ओनली। चलिए अब बात करते हैं एक प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम। ये सरकार ने स्टार्ट करा है, एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, राइट। और ये निधि योजना के तहत किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? निधि। निधि मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए जो निधि प्रोग्राम है, ये किसने स्टार्ट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। सो ये स्टार्ट करा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और निधि प्रोग्राम बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, इसमें हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और निधि के अंडर ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम। दिस इज अ पार्ट ऑफ द निधि स्कीम एंड विच इज बिन स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पे आपको यह भी बता दूं कि एक फील्ड होता है जिसे हम स्टेम बोलते हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इन 4 फील्ड में वुमेन की संख्या बहुत कम है। आप कहीं पे भी देखेंगे, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में और मैथ्स में महिलाओं की संख्या कम होती है। इसलिए भारत की सरकार ने 2 प्रोग्राम चला रखे हैं। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति स्कीम में यही किया जा रहा है, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो साइंस में आए। खासतौर पे विज्ञान ज्योति स्कीम 2017 के बजट में स्टार्ट की गई थी। और एक स्कीम पिछले साल स्टार्ट हुई है 2020 में, ये स्टार्ट करी है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने, जो अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और इस स्कीम का नाम है एक्सिलरेट विज्ञान। एक्सिलरेट विज्ञान ये स्टार्ट करी थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको करेक्ट मैच बताना है कौन सा है, राइट। तो हायाबुसा 2 मिशन ये जापान ने किया है। क्लियर स्पेस 1 मिशन यूरोप ने किया है। होप मिशन रशिया ने किया है। देखिए हायाबुसा मिशन क्या है, पहले ये समझिए। हायाबुसा मिशन ये है कि एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है RYUGU, RYUGU, RYUGU पे से कुछ सैंपल लेके धरती पे वापस आना है। तो ये जून 2018 में जापान ने किया था, ये बिल्कुल ठीक है। और जापानी स्पेस एजेंसी को हम JAXA बोलते हैं, JAXA। क्लियर स्पेस 1 क्या है? इसमें हम हमारी जो ऑर्बिट है अर्थ की, उसे क्लीन करना चाहते हैं। तो ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, ये भी ठीक है। होप मिशन को अल अमल बोलते हैं, होप या अल अमल, ये UAE ने किया है। मार्स मिशन है, रशिया ने नहीं किया। रशिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं रोस्कोस्मोस। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी 1 और 2। यहां पे आपको एक बड़ा अच्छा मिशन और बताता हूं जो हायाबुसा से मिलता जुलता है। तो वो नासा का मिशन है जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन। इसमें नासा ने सैंपल कलेक्ट करे थे एक एस्टेरॉयड से, और इस एस्टेरॉयड का नाम है बेन्नू, BENNU। तो जैसे जापान ने मिशन करके RYUGU से सैंपल कलेक्ट करे हैं, वैसे ही नासा ने मिशन करके बेन्नू से सैंपल कलेक्ट करे हैं। इस मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है हर साल, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया की इसमें रैंक है 48 आउट ऑफ द टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज, यानी भारत दुनिया के 50 सबसे इनोवेटिव कंट्रीज में से है। तो देखते हैं, इसमें सेकंड ठीक है, इंडिया की रैंक 48 है, लेकिन इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं देता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, राइट। इसे कौन देता है फिर? इसे एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, WIPO, साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एक बिजनेस स्कूल है INSEAD। तो ये तीनों मिलकर रिलीज करते हैं इसे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये सारी रिपोर्ट है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक मार्क कर देता हूं, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, राइट, जो एग्जाम में आती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
बाकी एक इंडेक्स भी देता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसे रिलीज करता है। चलिए, अब मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं और आपको बताना है ये लाइन किस चीज से रिलेटेड है। A state whereby the amount and quality of land resources necessary to support ecosystem function and services and enhance food security remains stable or increase within specified temporal and spatial scale। इसके लिए वर्ड क्या है? ये कहने का मतलब ये है, जब जितनी जमीन हमें मानवता को सस्टेन करने के लिए चाहिए, जब उतनी जमीन हमें पता है कि वो स्टेबल हो गई है, यानी उतनी तो रहेगी, यानी कोई रिस्क नहीं है, राइट, या वो बढ़ेगी, चलो बढ़े अगर ना भी तो भी उतनी तो रहे जितनी हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए, हमें जितना हमारा इकोसिस्टम सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? जब हमें वो श्योरिटी हो जाती है कि उतनी जमीन या तो स्टेबल रहेगी या एक्सपेंड करेगी। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन बोलते हैं उसे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं उसे, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट बोलते हैं, या बॉन चैलेंज बोलते हैं। इसके लिए वर्ड क्या है? तो इसके लिए वर्ड है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। क्लियर? तो यहां पे मैंने चारों लिख दिए हैं। देखो, यूएनसीसीडी जो 2018 से 2030 का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, वो डिफाइन करता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को, एग्जैक्टली वो लाइन जो मैंने आपको यहां पे लिख के बताई थी। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट यूनाइटेड नेशंस 1992 रियो अर्थ समिट जो हुआ था उसमें डिफाइन किया गया था कि जमीन का इस्तेमाल, चाहे वो मिट्टी हो, वाटर, एनिमल, प्लांट, किसी का भी इस्तेमाल हमें करना है इस तरीके से कि हम हमारी आज की जरूरतों को पूरा कर पाएं और आने वाली जनरेशंस की जरूरतों का भी ध्यान में रखें। इस तरह से हमें जमीन का यूज करना है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। फिर बॉन चैलेंज क्या होता है? बॉन चैलेंज ये है कि हमें 150 मिलियन हेक्टेयर जो दुनिया का डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड है उसको रेस्टोर करना है 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर जमीन को हमें रेस्टोर करना है 2030 तक। इसको बोलते हैं बॉन चैलेंज। और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन तो एक जनरल वर्ड है, इसका मतलब कोई भी अगर हम डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रेस्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज होता है हर साल। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? एक्चुअली ये नया इंडेक्स है, तो ये 2 ही बार रिलीज हुआ है अब तक, और दोनों बार इसमें कर्नाटका नंबर 1 रहा है, यानी कर्नाटका भारत का सबसे इनोवेटिव स्टेट है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग। नीति आयोग का इंडेक्स है ये, और 2 बार रिलीज हुआ है अब तक, दोनों में कर्नाटका नंबर 1 पे रहा। चलिए, हमारा आज का आखिरी सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के बारे में ठीक है? एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है पता है? अगर मान लो आप किसी जमीन पे इंडस्ट्री लगा रहे हो और इसीलिए वहां पे जो पेड़ लगे हैं वो आपको गिराने पड़ेंगे, तो आप फिर कहीं और पे वो पेड़ लगा दो जिससे आप उसको कंपनसेट कर सको। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, कंपनसेटरी मतलब किसी चीज को कंपनसेट करने के लिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के बारे में? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को अनिवार्य कर दिया गया भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के तहत, राइट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के तहत इसको मैंडेटरी किया गया है। और वो राज्य जिनमें 70% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट है उसमें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना अनिवार्य नहीं है, राइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो आपको बता देता हूं इनमें से कौन सा ठीक है। देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत नहीं था ये, बल्कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसके तहत कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन अनिवार्य है। क्लियर? मैंडेटरी है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 बट बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। दूसरा ऑप्शन, जिन राज्यों में 70% नहीं, 70% नहीं है, 75% है। अगर किसी राज्य में 75% फॉरेस्ट कवर उससे ज्यादा है, और भारत के बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, तो उनमें ये कंपलसरी नहीं है, राइट। तो ये इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, तो आंसर है इसका नन, यानी ऑप्शन डी। यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि मिनिमम जमीन जो आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के तहत, मतलब जिसपे पेड़ लगाने पड़ते हैं, वो 5 हेक्टेयर होनी चाहिए मिनिमम, अगर वो किसी फॉरेस्ट के कंटिग्यूअस नहीं है तो। मतलब फॉरेस्ट के साथ साथ अगर नहीं है, आप कहीं पे और लगा रहे हो, तो 5 हेक्टेयर जमीन तो मिनिमम होनी चाहिए जिसपे आपको पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो ये था हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये है, डॉक्टर गौरव गर्ग ऑफिशियल। याद रखिए, बहुत सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप मेरे नाम से बने हुए हैं, आपको वही वाला ज्वाइन करना है जिसमें 72,000 स्टूडेंट्स हैं। और या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं, वो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना होगा। तो आप डॉक्टर गौरव गर्ग के नाम से सर्च कर सकते हैं, या मेरी आईडी है डॉक्टर गौरव गर्ग स्टडी IQ, तो ये कर सकते हैं।
तो ये सेट 1 था। अभी तो खैर 100 सेट्स आएंगे, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है इस सीरीज में। इसमें बस एक काम आपको करना है, जो भी आपके फीडबैक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो को मैं हमेशा फीडबैक के रूप में रखता हूं। जो भी आपके फीडबैक हैं, अगर आप चाहते हैं मैं स्टैटिक ज्यादा करूं, करंट क्वेश्चंस कम करूं, जो भी, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा इसमें, सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा इसमें, सारे हम मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। और मैं खास फोकस दूंगा एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक पे, क्योंकि ये एरिया सबके वीक होते हैं। क्लियर? तो ये था सेट 1 और देखते रहिए स्टडी IQ।